चलो तो ये है 41 नंबर। और हमें पूछा है कि एंजियोस्पर्म उसके इन्वॉल्व अंदर मियोसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोसिस कहाँ होता है, या इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या आएगा आंसर? इन्वॉल्व मियोसिस। इन्वॉल्व मियोसिस। देखो तो आंसर कैसे आया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, और मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है मेगास्पोर का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सेक के अंदर। वो मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, फिर एक बचता है वो वाला, और फिर उससे ओवम बनता है। और आपको पता है कि पोलन से बनता है मेल गैमेट। तो आपको यहां याद रखना है कि एग्जैक्टली इस लोकेशन पे क्या होता है, माइटोसिस। हाँ, पर यहां क्या होगा, मियोसिस। बराबर याद रहेगा। पोलन बनने की प्रोसेस में मियोसिस होगा, मेगास्पोर बनने की प्रोसेस में मियोसिस होगा। क्योंकि पोलन हैप्लॉइड है, मेगास्पोर भी हैप्लॉइड है, इसलिए वो माइटोसिस ही कर सकते हैं। अब उनके साथ मियोसिस हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हैप्लॉइड सेल्स है। इसी रीजन से पोलन से मेल गैमेट और मेगास्पोर से ओवम माइटोसिस के जरिए बनता है। चलो ये क्लियर है बराबर, तो आंसर होगा इन्वॉल्व मियोसिस। इसके बाद एक अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन। आप देखिए कि इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है। ये जो कोकोनट वाटर या कोकोनट वाला, बताओ। प्री न्यूक्लियर। टेंडर कोकोनट में से कोकोनट वाटर क्या है? प्री न्यूक्लियर फ्री एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और कोकोनट का जो व्हाइट पोर्शन है, व्हाइट कर्नल, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। और ये बार बार इन लोगों ने कितनी बार रिपीट किया ये क्वेश्चन। बहुत सारी नीट एग्जाम में इन्होंने रिपीटेशन किया है इस क्वेश्चन का, अलग अलग तरीकों से पूछा है। तो आंसर सेकंड हुआ। चलो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फ्रूट पार्थेनोकार्पिक है। बनाना। बनाना बनाना। बनाना, क्योंकि पार्थेनोकार्पी में हमें बनाना ही एग्जाम्पल में दिया है। ये टॉपिक है टाइप ऑफ फ्रूट्स का टॉपिक जो है उसमें से। तो टाइप ऑफ फ्रूट्स में आपने पढ़ा कि ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। हमारे सेकेंड चैप्टर में इतने टाइप्स में फ्रूट्स को डिवाइड किया है, जिसमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आप किसे कहते हैं? सीडलेस। पहली, सीडलेस होते हैं। वो सीडलेस होते हैं। दूसरी चीज, वो कैसे बनते हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ, फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होता, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट प्रोडक्शन है। विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट बने तो पार्थेनोकार्पिक आता है। तब मैंने आपको कहा था कि कार्प वर्ड याद रखने का, जो फ्रूट से रिलेट करता है। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो मतलब फॉर्म होता है, तो उसे आप कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मैंने आपको डिफरेंशिएट भी करके बताया था कि ये वर्ड अलग अलग है। पाइनएप्पल भी अगेन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, और नेचुरली ये फ्रूट पार्थेनोकार्पिक होते हैं। पर अगर आप आर्टिफिशियली मतलब नेचुरली नहीं, साइंटिफिकली अप्रोचेस करके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन सा हार्मोन का सपोर्ट लेना पड़ेगा? ऑक्सिन। ऑक्सिन जनरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट प्रोड्यूस कर सकता है नेचुरली। बनाना एक नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफी सारे फ्रूट की अब तो हॉर्टिकल्चर में वेराइटी पार्थेनोकार्पी में आ चुकी है। पाइनएप्पल भी इसका एग्जांपल है। अब टोमेटो, कुकुम्बर, फिग, ऑरेंज, ग्रेप्स, कीवी, ब्लैकबेरी, पेपर, ये सब कुछ अब पार्थेनोकार्पी से साइंटिस्ट ने बनाना शुरू कर दिया है। पाइनएप्पल तो लगभग कई सालों से पार्थेनोकार्पिक ही है, पर टोमेटो को ऑक्सिन के जरिए पार्थेनोकार्पिक बनाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं मेल गैमेटोफाइट। आप खास ध्यान रखना, ये मेल गैमेट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट लिखा है। वो क्या प्रोड्यूस करता है? पहली चीज कोई बताएगा? वेजिटेटिव सेल। बराबर, पहले कोई बताएगा मेल गैमेट किसको कहेंगे?
मेल गैमेट pollen grain, अंदर के स्पर्म होंगे वो। ना, सर मेल गैमेट तो वही हो। मेल गैमेट वही है। मेल गैमेटोफाइट किसे कहेंगे? तो मेल गैमेटोफाइट कहेंगे पोलन ग्रेन को। मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है मेल गैमेट बनाने वाला, और वो पोलन ग्रेन ही है। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम मेल गैमेटोफाइट है, जैसे ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम है। कुछ कुछ चीजों के दो दो नाम दिए हुए हैं। अब पोलन ग्रेन जो है वो क्या करता है? तो पोलन ग्रेन क्या फॉर्म करता है, आपको पता है? क्या बनाएगा वो? टू स्पर्म एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अरे सेल। बराबर। एक्चुअल में पोलन ग्रेन के अंदर होता है जनरेटिव सेल, और दूसरा होता है वेजिटेटिव, पर ऑप्शन में ये ऑप्शन है ही नहीं। तो हम जानते हैं कि कुछ किस्सों में जनरेटिव सेल बन जाते हैं दो मेल गैमेट, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्लस वेजिटेटिव सेल तो वैसा का वैसा ही रहता है। तो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है, मेल गैमेट का दूसरा नाम स्पर्म्स, तो ये रहा ऑप्शन, दो स्पर्म और वेजिटेटिव सेल। अवेजिटेटिव सेल, दैट मीन्स एक ही वेजिटेटिव सेल है। चलो ये समझ आया ना सबको? यस सर। yes, sir. ओके, चलो अब नेक्स्ट जाते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नोट ट्रू, दैट मीन्स आपको रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करना है इसमें से। तो कौन सा रॉन्ग दिख रहा है? Sir, option 3. Option ऑप्शन 4. नहीं, ऑप्शन 3 राइट है। 4 सही है। हनी एक्चुअल में पोलन के डाइजेस्ट करने से नहीं बनता। हनी किससे बनता है? नेक्टर। हाँ, नेक्टर से बनाता है पोलन। पोलन से तो वो डाइजेशन के लिए, वो पोलन तो फूड है। हनी नेक्टर से बनता है। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये तो बुक में कहीं दिया ही नहीं है सपोज, तो चलो इसे छोड़ो, 3 तो दिए है ना बुक में। पोलन ग्रेन न्यूट्रिशन में रीच होती है, इसी वजह से उसकी टेबलेट और सिरप बनाई जाती है, और एथलेट्स और रेस में उतरने वाले घोड़ों को दी जाती है। सही है, बुक में दिया है। कुछ पोलन ग्रेन्स एलर्जी कर सकती है, जिससे ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस मतलब चेंज हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा वगैरह। ये बुक में दिया है। खास करके कैरेट ग्रास, जिसे पार्थेनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये बुक में एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये भी बुक में है कि ऐसे फ्लावर्स या स्पीशीज जो फ्लाइज या बीटल्स के जरिए पोलिनेशन करती हैं, वो जनरली फॉल ऑर्डर्स क्रिएट करती हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए। ये तीनों सेंटेंस बुक में है। तो बच गया ये चौथा, ये बुक में नहीं है। तो ऊपर 3 है बुक में और वो राइट है, तो डेफिनेटली ऑप्शन 4 ही हमारा क्या रहेगा? सही ऑप्शन रहेगा। मतलब रॉन्ग जो सिलेक्ट करना है वो रहेगा ये। तो वैसे आपको ये लगेगा कि एक्चुअल में आंसर आउट ऑफ द सिलेबस है, पर ये आंसर भले आउट ऑफ द सिलेबस है, पर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि उसके 3 ऑप्शन बुक में है। इसके बेस पे आप इसका आंसर डेफिनेटली फाइंड आउट कर ही सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि नीट में बाहर से कंटेंट होता है, तो मेजोरिटी जो बाहर से कंटेंट लोग बोलते हैं वो ऐसा होता है कि जिसके 3 ऑप्शन बुक के होते हैं, जिससे आप चौथा ऑप्शन पहचान ही लेते हैं कि यही आना चाहिए आंसर में। पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म से कैसे डिफरेंट है? ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। वो डिप्लॉयड है सर। बराबर। एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड है, 3N। डिप्लॉयड है वो। और मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक को छोड़कर सब कुछ डिप्लॉयड ही होता है। याद है ना आपको? ओव्यूल का स्ट्रक्चर यस याद सर। है सबको? ये क्या है ओव्यूल का? integument. ये इंटेग्यूमेंट्स बनाए, ये इनर इंटेग्यूमेंट्स बनाए, ये एम्ब्रियो सेक बनाई। तो इंटेग्यूमेंट्स हो या चाहे आप देख लो तो न्यूसेलस हो, ये सपोज ये न्यूसेलस है,
सपोज फनिकल और हाइलम हो, ये सब कुछ डिप्लॉयड ही है सिवाय एम्ब्रियोसेक। एंडोस्पर्म 3n है और पेरिस्पर्म एक्चुअल में किसका रिमेनिंग पोर्शन होता है? पेरिस्पर्म डिप्लॉयड है। इंटेग्यूमेंट, नहीं नहीं इंटेग्यूमेंट का नहीं है, नहीं, ये एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक के आसपास के लेयर को क्या कहते हैं? न्यूसेलस। बराबर, न्यूसेलस। तो मैं जिसे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ वो न्यूसेलस है। तो एक्चुअल में ये रेड रेड वाला न्यूसेलस है। आपकी बुक में ऐसा दिया है कि एम्ब्रियोसेक का आउटर लेयर या एम्ब्रियोसेक को कवर करने वाला जो लेयर है वो न्यूसेलस है, या तो फिर एक ऐसा भी सेंटेंस है कि विद इन द न्यूसेलस एम्ब्रियोसेक आई है। दोनों ही आप कह सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं। अब जनरली क्या होता है कि जब एम्ब्रियोसेक है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगती है और फिर एंडोस्पर्म बनने लगता है अंदर ही अंदर, तो ये न्यूसेलस भी गायब हो जाता है। पर कुछ किस्सों में क्या होता है कि न्यूसेलस गायब नहीं होता और उसका थोड़ा पोर्शन रिमेन रह जाता है, जैसे एंडोस्पर्म कुछ सीड्स में बचा हुआ रह जाता है वैसे। अब ऐसे केस में न्यूसेलस का जो हिस्सा रिमेन रह गया, पर ओव्यूल तो सीड बन चुका है, तो जब ये ओव्यूल था तब हम न्यूसेलस वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर ये न्यूसेलस का थोड़ा हिस्सा बच जाए और वो कैरी फॉरवर्ड हो अगर सीड में, तो सीड में न्यूसेलस वर्ड यूज नहीं करेंगे और नाम बदल के वही न्यूसेलस का नाम हो जाएगा क्या? पेरिस्पर्म। तो इसका मतलब है पेरिस्पर्म रिमेनिंग न्यूसेलस है, जो एक्चुअल में बचा कुचा न्यूसेलस था। सीड बनने के बाद जो आप सीड में देख सकते हैं, कुछ ही सीड्स में उसे पेरिस्पर्म के नाम से जाना गया। जनरली सीड्स बन जाते हैं तो न्यूसेलस गायब ही हो जाता है, वो यूज्ड हो जाता है पूरा का पूरा। इसीलिए कभी आपको न्यूसेलस नॉर्मल किसी भी स्पीशीज के सीड्स में, खास करके एंजियोस्पर्म की किसी भी स्पीशीज के सीड्स में नहीं देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं? पेरिस्पर्म के एग्जांपल क्या है बताओ? ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर बराबर। एक और है रेड कलर का जिसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, जो सलाड में खाते हैं। सर बीट। बीट बराबर। पेरिस्पर्म का एग्जांपल बीट है और दूसरा है ब्लैक पेपर। अब आपको ये पता है ये कि समझ नहीं, क्या समझ नहीं आया? पेरिस्पर्म किसको न्यूसेलस के बचे हुए हिस्से को पेरिस्पर्म कहते हैं। अगर न्यूसेलस पूरा का पूरा यूज नहीं होता और उसका थोड़ा पोर्शन अगर रिमेन रह जाता है सीड में, तो फिर उसका नाम न्यूसेलस से चेंज होकर पेरिस्पर्म हो जाता है। आ गया समझ? और न्यूसेलस जो है वो डिप्लॉयड होता है, तो डेफिनेटली पेरिस्पर्म भी क्या हुआ? डिप्लॉयड। इस तरीके से ये डिप्लॉयड टिश्यू है। बोलो समझ आया कि किसी को नहीं आया बताओ? आया सर। आया ना? बोलो बाकी कोई। Yes, sir. आया. ओके। वैसे भी ये 2013 का क्वेश्चन है, जब एनटी एस्टैब्लिश नहीं हुई थी उस वक्त का। पर फिर भी इसका बेस आप देखिए एनसीईआरटी से ही है, आपको पता जरूर चल जाए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। ट्विस्टेड क्वेश्चन था। अब ये कह रहे कि एक लेसर बीम की हेल्प से अगर मैं किसी पोलन ग्रेन के जनरेटिव सेल को मार दूं, मतलब जनरल जनरेटिव सेल खत्म हो गया, और फिर भी ये कह रहे कि जब वो पोलन ग्रेन किसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाती है तो वो जर्मिनेट होती भी है और उससे पोलन ट्यूब भी बनती है। ये कह रहे कि ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे इस तरीके के पोलन ट्यूब बना रही है, इवन इसके जनरेटिव सेल को हमने खत्म कर दिया है तब भी। तो क्यों ऐसा हो रहा है? सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ओके। वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस करती है पोलन ट्यूब, तो वो डैमेज नहीं हुई ना। हाँ फोर्थ तो वाला देखो, है। जनरेटिव सेल डैमेज हुआ है। अगर आप जनरेटिव सेल को किल कर रहे हैं तो उससे होगा ये कि मेल गैमेट्स नहीं बनेंगे।
क्योंकि जनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाते हैं। पर वेजिटेटिव सेल को तो आपने मारा नहीं है ना, एक्चुअल में पोलन ट्यूब बनाने का काम वेजिटेटिव सेल का है। यहाँ वही कॉन्सेप्ट लगाया कि आपको वो याद है कि नहीं कि जनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाता है पोलन ग्रेन्स के अंदर, और वेजिटेटिव सेल जो पोलन ग्रेन में होता है वो पोलन ट्यूब बनाता है। तो मैं वापस याद करवा दूं कि जब पोलन ग्रेन रिलीज होती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सेल होता है जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, वो वाला, इसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और इसका न्यूक्लियस इरेग्युलर शेप का होता है। यही रेड कलर का सेल एक्चुअल में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिसे वेजिटेटिव सेल का भी नाम दिया जाता है। और इस बड़े सेल के अंदर एक और सेल है, सेल के अंदर सेल, और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है, जो स्पिंडल शेप का होता है। देखो ऐसे शेप को स्पिंडल कहते हैं, और ये उसका अंदर न्यूक्लियस है। इस सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल जो है उसी का काम है मेल गैमेट का फॉर्मेशन। इस तरीके से पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, पर वो मेल गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसे गैमेटोफाइट भी कहते हैं। दैट मींस मेल गैमेट प्रोड्यूसर। एमसीक्यू से क्या होता है कि आपकी थियरी के कॉन्सेप्ट जो वीक रह गए होते हैं ना, वो भी क्लियर हो जाते हैं, ये बड़ा फायदा है। पर एमसीक्यू करके थियरी नहीं हो सकती, थियरी करने के बाद ही एमसीक्यू हो गए, और एमसीक्यू से आपका थियरी का रिमेनिंग पोर्शन है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्लियर होगा। ये एक बड़ा फायदा मिलता है कि पूरा चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज भी हो जाता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन को फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए काम में आता है, किसकी वजह से पोलन प्रिजर्व की जा सकती है। रिपीटेड, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर एक्साइन के नाम से जाना जाता है, और जो बहुत ही ज्यादा सख्त या स्ट्रेंथफुल मटेरियल से बना है जिसका नाम स्पोरोपोलेनिन है, और उसे तोड़ सके ऐसा एक भी एंजाइम हम आज तक नहीं ढूंढ पाए। तो ये हार्डेस्ट मटेरियल है प्लांट किंगडम का। अगर आप पोलन ग्रेन को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं, सेवरल इयर्स के लिए, -196 तो लिक्विड नाइट्रोजन में करना होगा, और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस। और इस चीज को किस नाम से जाना जाता है, इस प्रोसेस को? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। जहां क्रायो वर्ड है वो कोल्ड से आया हुआ वर्ड है, लो टेम्परेचर से आया हुआ वर्ड है, सॉरी वर्ड है। तो -196 डिग्री सेल्सियस सही रहेगा आंसर। डबल फर्टिलाइजेशन में एक्चुअल में दो फर्टिलाइजेशन कौन कौन से होते हैं, और उसको क्या नाम दे सकते हैं? इसमें आपको चारों ऑप्शन ध्यान से देखने होंगे। सिनगेमी एंड ट्रिपल सर फ्यूजन। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ओके सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ओके, देखो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोनों के दोनों मेल गैमेट जो है वो दो एग सेल के साथ फ्यूज होते हैं। एक्चुअल में दो एग सेल तो होते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि वन मेल गैमेट है वो दो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, ये चीज ठीक है। पर दूसरे मेल गैमेट का क्या, ये तो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ। डबल फर्टिलाइजेशन में दो बार फर्टिलाइजेशन है, तो सेकेंड इवेंट को तो ये मेंशन ही नहीं कर रहे, जाइगोट बनने वाली इवेंट को। सेकेंड थर्ड सॉरी, दो मेल गैमेट को ये एक ही एग सेल के साथ फ्यूज करवा रहे, ऐसा भी नहीं होता। तो होता ये है कि सिंगेमी होती है। सिंगेमी क्या है, तो सिंगेमी है एग सेल प्लस एक मेल गैमेट का फ्यूजन जिससे जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को सिंगेमी, सिंगेमी मतलब मिलन ओवम और मेल गैमेट का। और ट्रिपल फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें क्या फ्यूज होता है, ट्रिपल में। सर पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट। हाँ, इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई है और वन मेल गैमेट है, तो दो पोलर न्यूक्लियाई और वन मेल गैमेट, तो ट्रिपल वर्ड वहां से आया 2+1। तो वो ट्रिपल फ्यूजन इसे कहेंगे
कि जिससे एंडोस्पर्म बनाने के लिए हमें जिस न्यूक्लियस की जरूरत थी, जिसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बनाने की प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये आंसर सही है। ये हुआ फोर्थ राइट। आपको बताना है कि कौन से प्लांट में क्लोज रिलेशनशिप होती है और वो भी मोथ के साथ, कौन सी स्पीशीज है। और यूका। ये दोनों अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के विदाउट पूरी नहीं कर पाते। तो बराबर है, जनरल जीके का क्वेश्चन है मोथ और यूका। तो कोई बताएगा कि मोथ और यूका में क्या रिलेशनशिप है। यूका प्लांट का फ्लावर सर बहुत ही यूका के अंदर हाँ बोलो। यूका के अंदर वो मॉथ अंदर रहता है और उसके जो एग्स होते हैं वो भी उधर ही ले करता है। यूका और प्लांट यूका का के फ्लावर बहुत बड़ा अरे है सॉरी। और उसके ओवरी के अंदर मोथ अपने एग्स ले कर लेता है, बराबर ना। यस। और उससे उनके एग्स को प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि इतने बड़े फ्लावर में जाएगा कौन। और जब वो ओवरी फ्रूट बनती है तो मोथ के बेबीज को खाने के लिए न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। और इसके साथ साथ सीड्स जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं सराउंडिंग में, और इस वजह से यूका का पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो सकता है। इसलिए यूका और मोथ एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल जो है वो पूरी नहीं कर सकते। पोलिनेशन प्रोसेस के लिए मोथ की रिक्वायरमेंट यूका को है। सर इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं। हाँ, ये म्यूचुअलाइजेशन है या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म। डबल एंजियोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में तो होता है। ये चैप्टर ही एंजियोस्पर्म का है। इस चैप्टर में जितने भी एग्जांपल है वो सारी स्पीशीज एग्जांपल सब एंजियोस्पर्म का ही है। चलो, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट स्टेमेन का वो किससे चिपका होता है। किसकी बात। थैलेमस और पेटल। थैलेमस और पेटल। बराबर है। ये किसकी बात कर रहे हैं, इस एंड की बात कर रहे हैं। किससे चिपका होगा, थैलेमस एंड या तो पेटल। डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है, या तो पेटल से या थैलेमस से। थैलेमस मतलब पता है ना, बेस ऑफ फ्लावर। चलो, क्लेस्टोगेमी का एडवांटेजेस क्या है। वैसे इसका डिसएडवांटेजेस भी है, पर एडवांटेजेस पूछ रहे हैं। डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर। बराबर। ऐसा क्यों, कोई आंसर देगा कि क्यों क्लेस्टोगेमी में पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बर्ड सर पॉलिनेशन क्लोज होता है फ्लावर है। तो उसमें हाँ, क्योंकि ऑटोगेमी हो जाती है। हम्म पहली तो चीज ये है कि ये फ्लावर जमीन के अंदर होते हैं, यहाँ कोई पोलिनेटर वैसे पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए इनको पता है कि कोई पोलिनेटर आएगा ही नहीं, इसे खुद से ही अपना काम करना है। तो ये फ्लावर बंद ही रहते हैं, और जब ये बंद होते हैं तभी इनके एंथर इसी के अंदर आए हुए स्टिग्मा पे अपनी पोलन रिलीज कर देते हैं। इसलिए इनको कोई पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और ये कंप्लीट ऑटोगेमी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें कंप्लीट ऑटोगेमी होती है, जिसका मीनिंग है कि ये सपोज स्टिग्मा है और ये सपोज एंथर है, तो पोलन ग्रेन सीधी उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगी, जिसे ऑटोगेमी कहते हैं। ये प्योर ऑटोगेमी करेगा, दूसरे कोई फ्लावर की पोलन यहां आ ही नहीं सकती। क्लेस्टोगेमी का डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ सबसे बड़ी इफेक्ट जिसको होगी वो होगा वेरिएशन। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वेरिएशन नहीं आएगा, बहुत ही कम आएगा। और वेरिएशन तो इवोल्यूशन का एक्चुअल में की पॉइंट है। तो बस एक ही प्रॉब्लम है कि बार बार ऑटोगेमी से जो एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का जो पोटेंशियल है वो डाउन भी हो जाता है, जिसे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। वो हम लोग 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। एक फायदा है कि प्योरिटी बनी रहती है,
बहुत जनरेशन तक आप क्लियर कट ऐसा कह सकते हैं कि जेनेटिकल प्योरिटी वही की वही है ऑलमोस्ट, जैसा शायद 8, 10, 15 जनरेशन पहले थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, चीजें मिक्स होती रहती हैं, इस वजह से धीरे धीरे ऑफस्प्रिंग्स थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस दिखाते रहते हैं। अब आपको बताना है कि एल्यूरोन सेल लेयर जो प्लांट का है उसमें 742 क्रोमोसोम है, तो रूट टिप में कितना होगा? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है पर पूछा कुछ और था पहले क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट वही का वही है। अगर आगे वाला आपने सोल्व किया, आपको याद है, तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। 63। ओके 63. ओके, चलो काउंट करते हैं। एल्यूरोन लेयर एक्चुअल में होता है एंडोस्पर्म का आउटर कवरिंग, और ये एंडोस्पर्म का ही हिस्सा है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है, और ये कहते हैं कि एल्यूरोन सेल लेयर जो है उसमें 42 क्रोमोसोम है। अच्छा 2 मिनट रुको, पढ़ना पड़ेगा। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एल्यूरोन का ढूंढना है एक्चुअल में, और रूट टिप का दिया है बराबर। तो रूट टिप अपनी जो है वो डिप्लॉयड होगी, हैप्लॉयड होगी कि ट्रिप्लॉयड? सर डिप्लॉयड नहीं होगी? हाँ, रूट टिप डिप्लॉयड है, और उसके क्रोमोसोम आपको दिए है 42। तो इफ 2n इज इक्वल टू 42, तो n इज इक्वल टू हाउ मेनी? 21. 21। और ट्रिपलोइड क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय n, n हमारा है 21, तो इसका आंसर क्या आएगा? 21 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 63. 63। तो ऐसे आंसर 63 हो गया बराबर। अब आपको याद रखना है कि रूट टिप, चाहे रूट हो, रूट टिप हो, स्टेम हो, फ्लावर के पेटल्स हो, फ्लावर के सेपल्स हो, रेसेप्टेकल हो, या फिर फ्लावर का एंथर का फिलामेंट हो, एंथर खुद हो, पोलन मदर सेल हो, कि मेगास्पोर मदर सेल हो, स्टाइल हो, स्टिग्मा हो, ओवरी के सेल्स हो, या ओव्यूल के अंदर इंटेग्यूमेंट्स हो, फनिकल हो, कि ये क्या है अपना न्यूसेलस हो, सब कुछ डिप्लॉयड ही होता है एंजियोस्पर्म में। पूरा प्लांट डिप्लॉयड है, आप याद रखिए, सिवाय पोलन ग्रेन को छोड़ के, सिवाय मेल गैमेट को छोड़ के, सिवाय एंडोस्पर्म को, एल्यूरोन लेयर को छोड़ के, और ओवम को छोड़ के, ये सब चीजें डिफरेंट प्लॉइडी शो करती हैं। अदरवाइज प्लांट डिप्लॉयड ही है, तो प्लांट के सारे मेजर स्ट्रक्चर डिप्लॉयड ही हो गए। अब ये उल्टा सुल्टा करके कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। न्यूसेलर पोलीएम्ब्री रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ देखने को मिलती है? सिट्रस. पोली एम्ब्रियोनी का मेन एग्जांपल सिट्रस है। न्यूसेलर पोली एम्ब्रियोनी सिट्रस में देखी जाती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उसमें क्या प्रिवेंट होता है? ऑटोगेमी बट नॉट गिप्नोगेमी. ओके, किसी और को कुछ बताना हो? सर ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे? हाँ, कुछ क्वेश्चंस रिपीट ही है, मैं बता तो रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड ही है। इन्होंने एक ही क्वेश्चन मतलब बार बार पूछा है। जिससे ये भी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक ये बार बार पूछते हैं। हम 2 अलग कलर के बनाते हैं फ्लावर। ऐसा कौन सा प्लांट होता है जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर शो करता है? पपाया। पपाया में तो प्लांट ही अलग होता है। आप ऐसा एग्जांपल दो कि जिसमें डायोशियस कंडीशन ना हो, मोनोओशियस कंडीशन हो और यूनिसेक्सुअलिटी हो, ऐसा एग्जांपल। चैप्टर 1। डेट पाम. ओके, और कुछ? डेट पाम। डेट पाम, कुकुरबिटा शायद डेट सर। डेट पाम भी अगेन पपाया और डेट पाम दोनों डायोशियस की कंडीशन है।
सर कुकुरबिटेस ही आएगा शायद। हाँ कुकुरबिट्स आएगा। कुकुरबिट्स में क्या होता है, देखिए ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, पर होते दोनों एक ही प्लांट पे है। इस कंडीशन को मोनोओशियस कंडीशन कहते हैं। और इसमें ऑटोगेमी नहीं होगी। ऑटोगेमी इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक फ्लावर में या तो पिस्टिल या कार्पेल है, या तो उसमें है स्टेमेन। तो ऐसे कोई फ्लावर ही नहीं है कि जिसमें दोनों फीमेल और मेल एक साथ हो। ऑटोगेमी तो उन्हीं में पॉसिबल है। ऑटोगेमी सिर्फ और सिर्फ उसी प्लांट में पॉसिबल है जिन फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक साथ आए हैं। जैसे कि ये आई है स्टिग्मा, और उसके साथ साथ उसी फ्लावर में एंथर का भी होना जरूरी है। तभी पॉसिबिलिटी है कि उसी एंथर से निकली पोलन उसी के स्टिग्मा पे जाए। इसके लिए इसे बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा। ऑटोगेमी सिर्फ बाइसेक्सुअल प्लांट में ही हो सकती है। तो यहाँ तो कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है ही नहीं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है तो फिर ऑटोगेमी नहीं होगी। पर गेटेनोगेमी तो हो सकती है, क्योंकि गेटेनोगेमी क्या है कि सेम प्लांट के एक फ्लावर से पोलन निकलती है, मेल फ्लावर से निकलती है। ये मेल फ्लावर से पोलन निकली और गई फीमेल फ्लावर के पास। तो प्लांट सेम पर दो फ्लावर्स अलग अलग है, तो उसे गेटेनोगेमी कहते हैं। ये गेटेनोगेमी तो पॉसिबल है जैसे हम इमेज में दिखा रहे हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में गेटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो सकती। आ गया समझ सबको? यस सर। ओके, तो अब मेरे हिसाब से टाइम खत्म होने आया है। आप लेफ्ट हो जाओगे अभी कुछ ही टाइम में। तो आप एक काम करना, स्क्यूटेलम। अच्छा ओके, इसका भी आंसर दे दिया। सेरेल ग्रेन्स या मोनोकोटिलेडन्स ग्रास फैमिली में एक ही कोटिलेडन होता है, इसीलिए तो उसे मोनोकोट कहते हैं। मोनो मतलब एक। लेफ्ट हो जाओ तो उसी लिंक पे रिजॉइन करना है। और मोनोकोट में जो एक कोटिलेडन है, मोनो मतलब एक कोटिलेडन, वो कोटिलेडन का एक स्पेशल नाम है स्क्यूटेलम, जो आपको मोनोकोट के सीड के डायग्राम में